हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर का हम लोगों का थर्ड लेक्चर। और इस लेक्चर के अंदर हम लोग देखेंगे कि मेटल्स का अकरेंस यानी कि मेटल किस तरीके से हम लोगों को धरती पे पाए जाते हैं और उन सब को मेटल्स को ना साफ़ करने के क्या क्या तरीके हैं, उन सबको मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के क्या क्या प्रोसीजर्स हैं। ठीक है, इन सब के अंदर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि मिनरल क्या चीज़ होती है। मिनरल ना हर उस एलिमेंट और कंपाउंड को कहते हैं जो कि अर्थ के क्रस्ट से हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, मिनरल क्या होता है? हर वो एलिमेंट या कंपाउंड जो कि अर्थ के क्रस्ट से हम लोग ऑब्टेन कर लेते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मिनरल कहते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास एक टर्म है ओर। ओर क्या होता है बेटा? वो भी मिनरल ही होता है, लेकिन उसके अंदर ना किसी एक स्पेसिफिक मेटल का कॉन्सेंट्रेशन परसेंटेज बहुत हाई होता है, यानी कि उस ऐसा मिनरल जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कोई एक मेटल प्रेजेंट हो। ठीक है, प्लस उसके अंदर प्रेजेंट होने के साथ साथ उसको ना प्रॉफिटेबली हम उसके अंदर से निकाल लें। ठीक है, कई बार जब ज़मीन में से मिनरल निकलता है ना, वो एज इट इज़ हमको दिखता नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर गंदगी होती है, बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर ना अटैच होती है, बहुत सारे कंपाउंड्स बने हुए होते हैं। अगर प्रॉफिटेबली यानी कि आप एफिशिएंटली उस ओर में से मिनरल को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उस मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, बाहर निकाल पा रहे हैं, तो वो वाला मिनरल क्या कहलाता है? ओर कहलाता है। देखो, द मिनरल्स विच कंटेन हाई परसेंटेज ऑफ मेटल एंड द मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड प्रॉफिटेबली। इसके बाद अभी हमने जैसे देखा कि ज़मीन में से हम लोग जो है मिनरल्स को निकाल रहे हैं, तो उन ज़मीन मिनरल्स के साथ साथ ना कई बार उसके अंदर ना कुछ इम्प्योरिटीज़ होती हैं, जैसे कि सैंड हो सकता है, सॉइल हो सकता है, कुछ ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मैटर हो सकता है, उन सबको हम लोग कहते हैं गैंग। ठीक है, द इम्प्योरिटीज सच एज सैंड, सॉइल एटसेट्रा प्रेजेंट विद द ओर इज कॉल्ड गैंग पार्टिकल्स। ठीक है, अब देखो इसके बाद ना हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज़ के ऊपर देखो ना आप लोग गौर करेंगे। अभी तो हमने लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि रिएक्टिविटी सीरीज़ है, उसके अंदर कुछ ऐसे मेटल्स हैं ऊपर की तरफ लिखे हुए हैं जो कि ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और जो नीचे की तरफ जाते जाएंगे आप सीरीज़ के अंदर तो कम रिएक्टिव मेटल्स आपको मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड और सिल्वर हो गया। इतने कम रिएक्टिव हैं कि ये जो है हमको अर्थ क्रस्ट से बिल्कुल नेटिव स्टेट यानी कि फ्री स्टेट में मिल जाते हैं। कोई भी रिएक्शन किया हुआ इनके साथ कोई भी कंपाउंड अटैच नहीं होता है। ठीक है, कोई भी दूसरा एलिमेंट इनके साथ मिला हुआ नहीं होगा, जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, फ्री स्टेट में हमको मिल जाते हैं, प्योर गोल्ड मिल जाता है। ठीक है, इसके बाद गोल्ड और सिल्वर के ऊपर जाएंगे आप थोड़ा सा, तो वहाँ पे जो है मरकरी भी है, कॉपर भी है, तो ये भी ना ये भी जो है कम रिएक्टिविटी में आते हैं, कम रिएक्टिव है ये भी कई बार जो है जब एक्सट्रैक्शन होता है मिनरल को निकाला जाता है तो ये फ्री स्टेट में मिल जाते हैं, लेकिन कई बार ये फ्री स्टेट में नहीं भी मिलते हैं, कुछ कंपाउंड्स बना करके बैठे हुए होते हैं ये। ठीक है, कई बार ये सल्फाइड और ऑक्साइड बहुत ज़्यादा बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है इनको साफ़ करना, इनके कॉपर में से सल्फ़र को हटा देना या फिर मरकरी में से सल्फ़र या ऑक्सीजन को हटा देना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो देखो हमने ना जो रिएक्टिविटी सीरीज़ पढ़ी थी उसके आधार पर हमने सारे मेटल्स को ना 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है उसी रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। ऐसे मेटल्स जो कि हाईली रिएक्टिव हैं, ऐसे मेटल्स जो कि हाईली रिएक्टिव हैं जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम है ना, और कुछ ऐसे मेटल्स जो कि मॉडरेटली रिएक्टिव है यानी कि मीडियम रिएक्टिविटी होगी इनकी, ज़्यादा रिएक्शन कर भी सकते हैं और ज़्यादा कम रिएक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, और हमने कुछ ऐसे मेटल्स रख दिए हैं जैसे कि कॉपर है, सिल्वर है, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, उनको हम लोग क्या कह रहे हैं? लो रिएक्टिव मेटल्स कह रहे हैं। कॉपर, गोल्ड और सिल्वर तो हम पढ़ेंगे ही नहीं, कॉपर और सिल्वर के बारे में हम लोगों को देखना है। ये तो वैसे फ्री स्टेट में मिलते हैं, लेकिन कई बार ये कंपाउंड स्टेट में भी मिल जाते हैं, तो उनको रिफाइन करना, प्योरीफाई करना बहुत मुश्किल नहीं है। ठीक है, हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। अब देखो ध्यान से ना, ये जो एक्सट्रैक्शन चार्ट है ये, इसको ना इसमें अंदर ये बताया गया है कि कोई भी मेटल को अगर आप एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को सबसे पहले, अगर आपको वो वैसे तो ऑक्साइड ओर्स मिलते हैं, ऑक्साइड ओर्स का मतलब ये है कि जो मेटल्स मरकरी और कॉपर आपको मिल रहा है ना, वो ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया हुआ होगा या फिर सल्फर के साथ कंपाउंड बनाया हुआ होगा। ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड बनाया है तो वो इजी हो जाएगा उसको साफ करना, लेकिन सल्फर के साथ कंपाउंड बनाया हुआ है तो सल्फाइड और अगर आपको मिला है तो सबसे पहले उसमें हम लोग प्रोसेस करेंगे रोस्टिंग। देखो रोस्टिंग का ना सिर्फ एक सिंपल सा डेफिनेशन है, इसको हीट कर देते हैं हम लोग, जो और है ना उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, लेकिन रोस्टिंग के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। यहाँ पे मैंने देखो सॉलिड ट्रायंगल बना दिया जिसका मतलब ही है हीटिंग। देखो रोस्टिंग करने से क्या होता है, जो सल्फाइड ओर है ना, ये सल्फर मेटल का जो सल्फाइड ओर है वो सल्फर हट करके क्या बन जाता है? ऑक्साइड बन जाता है। हम लोग ना
सल्फर से ऑक्सीजन, सल्फाइड ओर से ऑक्साइड ओर बनाते हैं मेटल का, क्योंकि ऑक्साइड ओर से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजी है। ठीक है, तो देखो सल्फाइड ओर से रोस्ट करके हमने क्या बना दिया, मेटल ऑक्साइड बना दिया। कई बार ये सल्फाइड ओर से रोस्ट करते करते ना डायरेक्टली मेटल भी हम लोगों को मिल जाता है। ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग रोस्टिंग पे या तो मेटल मिलेगा या फिर मेटल का ऑक्साइड मिल जाएगा। अब जब हमको मेटल का ऑक्साइड मिल गया तो हम लोग उसको रिफाइन करके डायरेक्टली मेटल बना सकते हैं। ठीक है, ये एक तरीका है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी को साफ करने का, मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का। अब देखो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी, इसके अंदर ना हम लोगों को दो तरीके के कंपाउंड्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। वैसे तो सल्फाइड ओर से मिलते हैं, ऑक्साइड ओर से मिलते हैं, कार्बोनेट से मिलते हैं, सल्फेट से मिलते हैं, बहुत सब कुछ मिलता है, लेकिन सल्फाइड ओर्स और कार्बोनेट ओर्स बहुत ज़्यादा मिलेंगे। ठीक है, अगर सल्फाइड ओर आपको मिल गया है किसी भी मीडियम रिएक्टिव मेटल का, ठीक है, सल्फाइड ओर मिल गया, तो सल्फाइड ओर को बनाना क्या है, हमको ऑक्साइड ओर बनाना है। ठीक है, सल्फर हटा करके हमको ऑक्सीजन चिपकाना है मेटल के साथ। तो सल्फाइड ओर अगर है तो हम उसके साथ क्या कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे। ठीक है, हीटिंग, स्ट्रांगली हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। देखो हीटिंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रोस्टिंग कर दी, सल्फाइड से रोस्टिंग करके क्या बना दिया हमने, मेटल ऑक्साइड बना दिया। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड को हम लोग रिड्यूस कर देंगे। रिडक्शन मतलब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जो हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ा हुआ है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। तो मेटल ऑक्साइड में से रिड्यूस करके हम लोग मेटल को हटा देंगे और क्या मिल जाएगा हमको, मेटल मिल जाएगा। अब देखो इसी में मीडियम रिएक्टिविटी में अगर आपको कार्बोनेट ओर मिल जाए, कार्बोनेट का मतलब है CO3, ऑलरेडी यहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, आपको कार्बोनेट ओर में से ऑक्सीजन को कार्बोनेट का मेटल ऑक्साइड बनाना है, तो आपको स्ट्रांगली हीट करना पड़ेगा, लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हीट करना पड़ेगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कैल्सिनेशन, हीट, स्ट्रांगली हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। कार्बोनेट ओर से क्या बन जाएगा, ये मेटल का ऑक्साइड बन जाएगा। मेटल का ऑक्साइड से हम लोग रिड्यूस करके, दो तरीके हैं अभी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, रिडक्शन कैसे होगा, मेटल का ऑक्साइड रिड्यूस करके हम लोग क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारे पास मेटल मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी जैसे कि पोटेशियम हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये सारे के सारे हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। इन सबको जो है हम लोग किस तरीके से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, इनका एक ही तरीका है, इनका इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस, इन सबको जो है ब्रेक डाउन किया जाएगा, डिसोसिएट किया जाएगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ब्रेक डाउन करने के बाद, डिसोसिएट करने के बाद आपको मेटल मिल जाएगा। ठीक है, इनको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे तीनों को। हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं सबसे पहले एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल्स, यानी कि ऐसे मेटल्स जिनका रिएक्टिविटी लो है, जैसे कि मर्करी हो गया, कॉपर हो गया। अगर आपको वैसे तो फ्री स्टेट में मिलते हैं, लेकिन अगर आपको कंपाउंड स्टेट में मिल जाए तो इसको किस तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। देखो इसके अंदर ना एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ओर का नाम लिखा हुआ है, ये HGS, ये मरकरी का ओर है, ये मरकरी सल्फाइड ओर है, ये मरकरी का HGS, इसका नाम है सिनाबार। एक नंबर में कई बार ना HGS का नाम पूछ लेता है आपसे बोर्ड के अंदर, तो सिनाबार इसका नाम है। अब देखो हमने एक्सट्रैक्शन ऑफ लो रिएक्टिव मेटल का एक तरीका पढ़ा है। अगर आपको सल्फाइड ओर मिल जाए तो क्या करना है, आपको रोस्टिंग करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सल्फाइड ओर मुझको मिल गया, मैंने रोस्टिंग कर दी है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। रोस्टिंग करने से क्या मिल जाएगा, या तो आपको डायरेक्टली मेटल मिल जाएगा या फिर उसका ऑक्साइड मिल जाएगा। देखो ये मैंने दो स्टेप्स में लिखा हुआ है, लेकिन ये होता एक साथ है। ठीक है, ये सल्फाइड से क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। अभी ऑक्साइड ना उसी फर्नेस के अंदर है, उसी भट्टी के अंदर है। अब ये क्या कर रहे हैं, अभी फिर से इसको ये हीटिंग चल रही है, तो ये ऑक्साइड ना रिड्यूस होकर अपने आप क्या बन जाएगा, आपके पास मर्करी मिल जाएगा लिक्विड स्टेट में, ऑक्सीजन अपने आप रिमूव हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही ईजी है, दो स्टेप में से ये काम होता है, और इसी एक ही फर्नेस के अंदर ये दोनों स्टेप्स एक साथ होते हैं। ठीक है, HGS को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट कर दिया स्ट्रांगली, HGO बन गया, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो गया, HGO फिर से हीट हो गया अपने आप, और वो हीट मर्करी है लिक्विड स्टेट में आपको मिल जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। ऐसे ही एक और आपके पास कंपाउंड है, एक और है कॉपर का सल्फाइड ओर है। अगर सल्फाइड ओर है, फिर से वही बात, आपको रोस्टिंग करनी है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। रोस्टिंग कर दिया आपने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ये कॉपर का ऑक्साइड मिल जाएगा आपको, सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगा। ये कॉपर का ऑक्साइड ना उसी भट्टी के अंदर फिर से कॉपर के जो सल्फाइड है इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा। देखो कॉपर का ऑक्साइड और कॉपर सल्फाइड रिएक्ट करेंगे उसी भट्टी के अंदर। अभी जो है वहाँ पे आग रोस्टिंग चल रही है, वहाँ पे आग जो है प्रेजेंट है, उसको रोस्ट करके कॉपर अलग कर जाएगा और सल्फर डाइऑक्साइड फिर से अलग हो जाएगा। आपके पास यहाँ पे कॉपर का मेटल मिल गया, यहाँ पे मर्करी का मेटल ऑब्टेन हो गया। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो मेटल्स होते हैं हमारे पास मीडियम रिएक्टिविटी वाले,
उनका एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होगा। देखो हम लोगों को जो मेटल्स मिलेंगे ना मीडियम रिएक्टिविटी वाले, वो हर तरीके के कंपाउंड्स बना करके बैठे हुए होंगे मिनरल्स के अंदर, जैसे कि ऑक्साइड भी हो सकते हैं, वो सल्फाइड्स भी हो सकते हैं, कार्बोनेट्स भी हो सकते हैं, सल्फेट्स भी हो सकते हैं, हर तरीके के। अगर ऑक्साइड आपको मिल गया तो उसको जो है ना एक्सट्रैक्ट करना, उसमें से मेटल एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा सा ईजी है, लेकिन सल्फाइड और कार्बोनेट्स मिलते हैं ना, तो उनको हम लोग पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना ईजी है। सल्फाइड और कार्बोनेट्स में से डायरेक्टली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना ईजी नहीं है, ठीक है। इसलिए हम लोग पहले सल्फाइड और कार्बोनेट्स को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लेते हैं। इसीलिए यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे जो टेबल बनाई थी ना, एक्सट्रैक्शन चार्ट, इसको हटाया नहीं है। देखो मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी वालों को अगर आपको सल्फाइड और मिल जाता है तो आप उसके लिए ना रोस्टिंग करेंगे, यानी कि स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि आपको क्या मिल जाए, मेटल ऑक्साइड मिल जाए। और अगर कार्बोनेट और मिल जाता है तो कैल्सिनेशन करेंगे, स्ट्रांगली हीटिंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ताकि आपको क्या मिल जाए, मेटल ऑक्साइड मिल जाए। बाद में रिडक्शन कर देंगे, देखते हैं रिडक्शन के क्या क्या तरीके हैं। देखो यहाँ पे ना एग्जाम्पल्स लिखे हैं मैंने, रोस्टिंग का एक एग्जाम्पल लिख दिया है। अगर आपको जिंक का सल्फाइड और मिल जाए, ZnS जिंक सल्फाइड मिल जाए, तो आपने रोस्टिंग कर दी है। देखो हीटिंग, स्ट्रांगली हीट कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जब स्ट्रांगली हीट कर देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ये क्या मिल जाएगा आपके पास, मेटल का ऑक्साइड मिल गया। देखो ये मेटल का ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड मिल गया, और आपको यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो गया गैस के फॉर्म में। अगर कैल्सिनेशन का एग्जांपल देखा जाए तो जिंक अगर आपको कार्बोनेट के फॉर्म में मिल जाए, मिनरल के अंदर जिंक कार्बोनेट मिलता है, तो उसका कैल्सिनेशन किया जाएगा, यहाँ पे स्ट्रांगली हीट किया जाएगा, लेकिन एब्सेंट ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे एब्सेंट रहेगा। देखो जिंक ऑक्साइड मिल जाएगा, जिंक कार्बोनेट प्रेजेंट होने की वजह से, जिंक कार्बोनेट को कैल्सिनेशन करने की वजह से जिंक का ऑक्साइड मिल गया और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। अब देखो यहाँ पे ना जो जिंक ऑक्साइड मिला है सॉरी, जिंक ऑक्साइड जो मिला है इसको जो है रिड्यूस किया जाएगा। रिडक्शन के ना दो तरीके हो सकते हैं। पहला तो हम लोग ना किसी एक रिड्यूसिंग एजेंट के प्रेजेंस में रिडक्शन कर दें, या फिर हम लोग जो है ना डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, पहला तरीका क्या है, विद द हेल्प ऑफ कार्बन, जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और यहाँ पे कार्बन को ना कोक लिखा हुआ है, ठीक है। और दूसरा तरीका हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, यहाँ से भी हम लोग जो है रिडक्शन को कर सकते हैं। देखो पहले एग्जाम्पल में जो जिंक ऑक्साइड मिला हुआ था उसको हमने कार्बन के प्रेजेंस में, जो कि कोक है, उसके प्रेजेंस में रिएक्ट कराया, और यहाँ पे इसको ना हीट भी करते हैं आई गेस, इसको जो है हीट कराया जाएगा, हीट करेंगे इसको, तो ये जो है आपके पास जिंक ऑक्साइड जो है कार्बन से रिएक्ट करने के बाद रिड्यूस हो जाएगा, जिंक जो है मेटल मिल जाएगा आपको, और ये जो है आपको कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हमारा दूसरा तरीका है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखो एक एग्जांपल लिखा हुआ है, अगर आपको कोई ऑक्साइड मिलता है, मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज एक मेटल है, अगर आपको ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाए और जो है ऑक्साइड के फॉर्म में मिल जाए तो डायरेक्टली हम उसको रिड्यूस करा सकते हैं। उसको हम लोगों को ना रोस्टिंग करना है, उसका ना कैल्सिनेशन करना है, तो डायरेक्टली रिड्यूस कैसे करा सकते हैं, हम एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में रिड्यूस करा सकते हैं। देखो ये जो एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में इसको हम लोग रिड्यूस करा रहे हैं ना, इसको कुछ भी हीट करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में हीट को जनरेट करता है। देखो यहाँ पे लिख दिया है कि ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो मैंगनीज ऑक्साइड, मैंगनीज डाइऑक्साइड एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में जो है रिएक्ट करेगा, और यहाँ पे आपको मैंगनीज मेटल अलग से मिल जाएगा और एल्यूमिनियम ऑक्साइड रिलीज हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन लिखी हुई तो है, इतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इतना ज्यादा हीट रिलीज करता है, इवॉल्व करता है कि यहाँ पे जो मैंगनीज मेटल आपको मिलता है ना, मोल्टन स्टेट में मिलता है, पिघला हुआ मिलेगा, ठीक है। इसी तरीके से एक और रिएक्शन है थर्मिट रिएक्शन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मिट रिएक्शन में है कि आपको अगर जमीन में से, मिनरल्स में से आयरन का ऑक्साइड मिल गया है, तो आप फिर से उसको एल्यूमिनियम के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे और ये खुद से अपने अंदर से जो है हीट को प्रोड्यूस करेगा। इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होने की वजह से कि ये जो एल्यूमिनियम है ना, आयरन को डिस्प्लेस करेगा और अपना खुद ऑक्साइड बनाएगा, और जो आयरन आपको मिलता है ना वो लिक्विड स्टेट में, यानी कि मोल्टन स्टेट में मिलेगा। देखो हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा है, यानी कि जो एल्यूमिनियम है मैंगनीज से भी ज़्यादा रिएक्टिव है और एल्यूमिनियम आयरन से भी ज़्यादा रिएक्टिव है। इतना ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है कि जो आपको मेटल मिलेगा वो मोल्टन स्टेट में मिलता है, ठीक है। अब ये मोल्टन स्टेट में मिलने का हमको फायदा क्या है, पहले मेटल ऑब्टेन्ड इन मोल्टन स्टेट ड्यू टू द हाई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। हमको फायदा क्या है, ये जो थर्मिट रिएक्शन है ना, ये कई बार जो रेलवे ट्रैक्स होती हैं इनके बीच में जब क्रैक्स आ जाते हैं, या कोई बड़ा मशीन पार्ट है फैक्ट्री के अंदर, उसके अंदर कुछ दिक्कत आ गई, क्रैक आ गया है, तो थर्मिट रिएक्शन को यूज करके उस क्रैक को फिल किया जाता है, ठीक है।
क्योंकि वहाँ पे जो आयरन मिल रहा है वो लिक्विड स्टेट में, मोल्टन स्टेट में मिल रहा है, तो क्रैक के अंदर जाकर के खुद अपने आप फिल हो जाता है, फिर बाद में ठंडा होकर वो सॉलिड बिल्कुल बन जाता है। थर्मल रिएक्शन इज यूज्ड टू जॉइन क्रैक्स ऑफ रेलवे ट्रैक और मशीन पार्ट्स। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं जो हमारे पास हाईली रिएक्टिव मेटल्स है ना उनको किस तरीके से जो है एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स बना करके बैठे हुए होंगे। हाईली रिएक्टिव मेटल्स का मतलब ये है कि ये ना ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स के साथ कंपाउंड्स बना करके बैठे होंगे और इनको आसानी से अलग करना मुश्किल होगा। अगर ये ऑक्साइड बने हुए हैं तो उनमें से ऑक्सीजन को हटाना मुश्किल है, सल्फाइड बने हैं तो सल्फाइड को हटाना मुश्किल है। अगर कार्बोनेट्स बने हुए हैं ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं उनमें से कार्बोनेट्स को निकालना मुश्किल है। तो इनमें से ना, इनमें जो है सिंपल हम लोग रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके इसका सल्फाइड का ऑक्साइड नहीं बना सकते, हम लोग जो है कैल्सिनेशन करके जो है कार्बोनेट का ऑक्साइड नहीं बना सकते। यहाँ पे ना एक ही सिंपल तरीका है जिसका नाम है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस करके यहाँ पे ना हम लोग बिल्कुल प्योर मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम लोग जो एग्जाम्पल देख रहे हैं हाईली रिएक्टिव मेटल का, उसमें हम लोग एक देख रहे हैं सोडियम को। सोडियम एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, जब ज़मीन में से निकलेगा ये तो इसमें से हो सकता है कुछ और कंपाउंड्स जुड़े हुए हों, कुछ और एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, तो हमने एक ले लिया है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, NaCl जो कि कॉमन सॉल्ट भी है ये। अगर NaCl में से सोडियम को अलग करना है तो इसका क्या तरीका होगा, इसका तरीका है इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइसिस के तरीके से ये जो है अलग किया जा सकता है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्शन चार्ट के अंदर देख रहे हैं इलेक्ट्रोलाइसिस के तरीके से हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, यहाँ पे जो है एक इलेक्ट्रोलाइसिस का सिस्टम है। यहाँ पे हमने जो है दो रॉड्स ले लिए हैं, दो जो एक को हमने जो है एनोड बना दिया और एक को जो हमने कैथोड बना दिया। एनोड वो होता है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से बैटरी के जुड़ा हुआ होता है और कैथोड वो होता है जो कि बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमने NaCl यानी कि नमक के पानी का ब्राइन सोल्यूशन ले लिया, NaCl का सोल्यूशन ले लिया है। अब होगा क्या, देखो कैथोड में जब आप यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास कराना स्टार्ट करोगे ना तो NaCl ना टूट जाएंगे, Na+1 बन जाएगा और Cl-1 बन जाएगा। अब ये जो Na+1 है ना, ये जो Na+1 है और जो Cl-1 है, ये Na+1 वाला जो है ये कैथोड के पास चला जाएगा, क्योंकि कैथोड नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसके पास नेगेटिव बहुत सारे होंगे चार्जेस और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो Na+1 सारे के सारे ऑपोजिट चार्जेस के पास जाकर के अट्रैक्ट हो जाएंगे और ये कैथोड जो है पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है तो इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा बहुत सारा। तो ये क्लोरीन जो -1 वाला है वो इस तरफ चला जाएगा और एनोड के ऊपर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा। देखो कैथोड के ऊपर क्या हो रहा होगा, Na+1 जा रहा होगा और वहाँ से उसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कैथोड के पास एक्सेसिव बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन उसको दे देगा और यहाँ पे सोडियम जो है कैथोड के ऊपर जाकर के बैठ जाएगा। यहाँ पे चारों तरफ सोडियम जो है लग जाएगा, है ना, सोल्यूशन के अंदर की तरफ सिर्फ। अब यहाँ पे जो क्लोरीन है, यहाँ पे एक एक क्लोरीन, दो क्लोरीन जाएंगे यहाँ पे और वो जो है क्लोरीन गैस के फॉर्म में, बबल्स के फॉर्म में यहाँ पे इस पर अटैच हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे इस क्लोरीन के पास ना इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा है। अब दो क्लोरीन जाएंगे वहाँ पे, दो इलेक्ट्रॉन्स इसको दे देंगे और एक क्लोरीन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा क्लोरीन जाएगा दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। Cl-1 बन जाए, Cl जो है सिर्फ क्लोरीन का एक एटम बन जाएगा। अब क्लोरीन जो है रिएक्टिव होता है, एक मोनो एटॉमिक नहीं डायटॉमिक होता है, तो एक नहीं दो क्लोरीन एक साथ जुड़ के क्लोरीन गैस बबल्स के फॉर्म में इसके चारों तरफ, एनोड की चारों तरफ जुड़ जाएंगे, है ना। इलेक्ट्रोलाइसिस एक ऐसा तरीका है जिसके जरिए से ना हम लोग प्योर मेटल्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। देखो हमने NaCl में से सोडियम को जो ऑब्टेन करा है, यहाँ पे जो सोडियम मेटल है ना बिल्कुल प्योर फॉर्म में मिला होगा, ठीक है। लेकिन हमने इससे पहले इतने सारी एक्सट्रैक्शंस करी हैं, हाईली रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल, मीडियम रिएक्टिव मेटल के अंदर, इनमें जितने भी हमने एक्सट्रैक्शंस करे हैं ना तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में मेटल नहीं मिला होगा, उसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ फिर भी बाकी होंगी। जितना भी हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कर दें, जितना भी गैंग पार्टिकल्स को फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हटा लें हम लोग, फिर भी कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज़ वहाँ पे बच जाती हैं। तो हम लोग ना जो मेटल्स हम लोगों को पहले ऑब्टेन हुए थे उनको बिल्कुल प्योर करने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस का तरीका देख सकते हैं। हमने जो है लो रिएक्टिव मेटल्स के अंदर कॉपर को एक्सट्रैक्ट किया था, तो कॉपर जो एक्सट्रैक्ट हुआ है वहाँ पे उसके अंदर ना कुछ इम्प्योरिटीज़ बाकी होंगी, उसको साफ करने के लिए हम लोग फिर से इलेक्ट्रोलाइसिस देखेंगे। तो उस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कहते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर मेटल फ्रॉम इम्प्योर सैंपल्स। जो कॉपर हमने ऑब्टेन किया था, कॉपर का जो सैंपल था वो फिर भी इम्प्योर था, अब उसमें से हम लोग प्योर सैंपल को ऑब्टेन करेंगे, तो इस तरीके को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक है। देखो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग कर रहे हैं हम लोग कॉपर का कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, एक सेटअप ले लिया है, यहाँ पे मैंने दो रॉड लिए हुए हैं, ठीक है। एक जो रॉड लिया है मैंने जो इम्प्योर मेटल का है, जो मैंने वहाँ पे कॉपर एक्सट्रैक्ट किया था, इस केस में मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी के केस में जो कॉपर एक्सट्रैक्ट किया था
वो मैंने उसको ना रॉड बना दिया, एक रॉड के फॉर्म में, ऐसे रॉड के फॉर्म में बना दिया, और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव टर्मिनल के बैटरी के साथ इसको जोड़ दिया, जो कि मैं इम्प्योर मेटल कह रहा हूँ उसको। और मेरे पास ना पहले से एक कॉपर की पतली सी स्ट्रिप है, बहुत ज़्यादा बारीक सी स्ट्रिप थी बिल्कुल, लेकिन वो प्योर थी, तो मैंने उसको एनोड के साथ मैंने उसको जो है कैथोड के साथ जोड़ दिया है, ठीक है, नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दिया। अब देखो होगा क्या, जैसे ही मैं, और इसके अंदर मैंने सॉल्यूशन लिया है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया हुआ है, ठीक है। अब जैसे ही मैं इलेक्ट्रिसिटी पास कराना स्टार्ट करूंगा ना, तो ये इम्प्योर मेटल के अंदर से जो कॉपर है वो Cu2+ वाला चार्ज बन के वो नीचे सॉल्यूशन के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो कॉपर का जो सॉल्यूशन है, कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही इसके अंदर जो कॉपर का सल्फेट है, ये इसके अंदर से तो कॉपर +2 और सल्फेट -2 बन जाएगा, है ना, ये दोनों बन जाएंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर जो कॉपर का +2 चार्ज है ना, वो एक्सेस में हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। एक तो कॉपर का +2 चार्ज पहले से सॉल्यूशन के अंदर है, और दूसरा इम्प्योर मेटल में से निकल के आ रहा है बहुत सारा। तो ये कॉपर का जो +2 चार्ज है ना, वो किधर जाएगा, जो पतली सी स्ट्रिप हमने प्योर मेटल की लगाई थी उसके ऊपर जाकर के डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगी। जब ये सारा रिएक्शन हो जाएगा ना, जो पतली सी स्ट्रिप, मैंने बहुत ही बारीक सी जो स्ट्रिप लगाई थी प्योर कॉपर मेटल की, जब मैं उसको बाहर निकालूंगा तो मेरे पास एक थिक रॉड की तरह हमको दिखने लगेगा, क्योंकि जितना प्योर कॉपर था ना, जो इम्प्योर में से निकला है, वो सारा का सारा कहाँ डिपॉजिट हो गया होगा, वो पतली सी स्ट्रिप के ऊपर जाकर के डिपॉजिट हो गया होगा, जो कि बाद में अब ये थिक हो गया, काफ़ी मोटा रॉड की तरह अपीयर कर रहा होगा। इसके अंदर एक बात और समझने की ये है कि जब हम ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं ना, तो नीचे की तरफ कुछ कीचड़ जैसा जमा हो जाता है, जिसको हम लोग एनोड मड कहते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ कुछ कीचड़ जैसा जमा हो जाता है, जिसको हम लोग एनोड मड कहते हैं। अब ये जो एनोड मड है ना, इस सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूबल नहीं होता, घुलता नहीं है, इसीलिए ये अलग से जमा हो जाता है नीचे। जैसे कि प्रेसिपिटेट था, जो सॉल्यूशन के अंदर नीचे घुलता नहीं था, नीचे चुपचाप बैठ जाता था, तो वैसे ही यहाँ पे एनोड मड है, जो कि इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटीज़ होती हैं। हम लोग इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो कि कोरोजन है। इसको आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ रखा है। कोरोजन क्या होता है, जब मेटल्स को एक्सपोज कर दिया जाता है ओपन में, एयर के अंदर, तो वो कुछ एयर में प्रेजेंट एलिमेंट से कुछ सब्सटेंसेस से रिएक्ट करके अपने ऊपर कुछ अलग कलर की कोटिंग कर लेते हैं, उसी को हम लोग कोरोजन कहते हैं। बेसिकली ये एक रिएक्शन होती है ना। तो कोरोजन क्या है, रिएक्शन ऑफ मेटल सरफेसेज व्हेन लेफ्ट ओपन इन द एयर। देखो हमने पढ़ा था कि अगर आयरन को छोड़ दिया गया तो अपने ऊपर ब्राउन कलर का फ्लेकी सब्सटेंस बना लेता है, जिसको हम लोग आयरन के कोरोजन को रस्टिंग भी कहते हैं। ये होता है किसकी वजह से, मॉइस्ट एयर की वजह से, है ना। ऑक्सीजन और वाटर से रिएक्ट करता है ये प्रेजेंट, जो हवा में प्रेजेंट है। अगर कॉपर है तो वो क्या बना लेता है, अपने ऊपर ग्रीन कलर की कोटिंग कर लेता है, और वो किस चीज़ से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो हवा में प्रेजेंट है उससे रिएक्ट कर लेता है। अगर सिल्वर को ओपन छोड़ दिया जाए तो वो जो है अपने ऊपर ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्रिएट कर लेता है। वो किस वजह से रिएक्ट करता है, प्रेजेंट में हवा में प्रेजेंट सल्फर से रिएक्ट करके ये इन सब को क्रिएट कर लेता है, ठीक है। लेकिन ये जो कोरोजन है ना, इसको किस तरीके से प्रिवेंट किया जा सकता है, तो बहुत सारे मेटल्स हैं जिनको प्रिवेंशन किया जा सकता है। जैसे कि हम लोग अगर आयरन की बात करें, तो अगर हम लोग इसके ऊपर पेंटिंग कर दें, ऑयलिंग कर दें, बहुत सारे तरीके हैं। तो आयरन को रस्टिंग से प्रिवेंट किया जा सकता है। तो हम लोगों को ना कुछ प्रोसेस, कुछ मेथड्स पता होने चाहिए कि रस्टिंग से बचाने के लिए, कोरोजन से बचाने के लिए मेटल्स को, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या तरीके हम लोग अपना सकते हैं। देखो, या तो पेंटिंग हो सकता है, ऑयलिंग हो सकता है, गैल्वेनाइजेशन, एलॉइंग और एनोडाइजिंग एटसेट्रा। इन तीनों को, पेंटिंग और ऑयलिंग तो ईजी है, इन तीनों को हम लोगों को पढ़ना है। देखो सबसे पहले गैल्वेनाइजेशन देखते हैं। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, कोई भी आयरन का आर्टिकल हो या स्टील का आर्टिकल हो, कोई भी प्रोडक्ट हो ना, उसके ऊपर जिंक की कोटिंग कर दी जाती है, जिंक को कोट कर दिया जाता है। जिंक एक दूसरा मेटल है जो कि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है ना। आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव होने की वजह से जो जिंक है ना, वो हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, मॉइस्चर से रिएक्ट करेगा, आयरन को रिएक्ट होने नहीं देगा। देखो, प्रोटेक्शन ऑफ स्टील एंड आयरन बाय कोटिंग विद द लेयर ऑफ जिंक जो है हवा में प्रेजेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, अपना ऑक्साइड बना लेगा। आयरन को हवा के प्रेजेंस में आने से, हवा के कांटेक्ट में आने से रोक देगा, ठीक है। देखो एक सवाल बनता है कि अगर जिंक की कोटिंग ब्रेक हो जाती है तो क्या वो फिर भी हवा में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है वो तो अब आयरन को अटैक कर सकता है। तो क्या जिंक की कोटिंग ब्रेक होने की बाद क्या आयरन बच सकता है? हाँ, बिल्कुल बच सकता है। देखो, जिंक की कोटिंग अगर ब्रेक हो भी सकती है, हो जाए आयरन के प्रोडक्ट के ऊपर, तो जिंक जो है ना, एक रिएक्टिव मेटल है आयरन से ज़्यादा। वो क्या करता है, ऑक्सीजन से रिएक्ट करके अपना एक और लेयर बना करके रखता है, जिंक ऑक्साइड, ठीक है। तो जिंक ऑक्साइड बनने की वजह से, जो कि आयरन के सरफेस के ऊपर है, आयरन के प्रोडक्ट की सरफेस के ऊपर है, वो आयरन को ना हवा के कॉन्टैक्ट में आने देता नहीं है, ठीक है। तो जिंक रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड मेक्स जिंक ऑक्साइड विच प्रोटेक्ट्स आयरन इवन इफ द जिंक लेयर इज ब्रोकन।
समझ में आ गई होगी बात। नेक्स्ट तरीका क्या है हमारा, एलॉइंग। एलॉइंग क्या होता है, हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा हुआ है कि मेटल्स को मिक्स कर देते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को, या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एलॉइंग कहते हैं। एलॉइंग से ना कई बार मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ को इम्प्रूव किया जाता है। प्रॉपर्टीज़ इंप्रूव करने के अंदर ये भी है कि उसके अंदर कोरोजन की जो प्रक्रिया है ना उसको बहुत ज़्यादा स्लो रेट पे कर दिया जाएगा, यानी कि अब वो रस्ट नहीं होगा या फिर कोरोड नहीं होगा, ठीक है। तो देखो बहुत सारी तरीके हैं, जैसे कि अगर हमने प्योर आयरन लिया है ना, तो प्योर आयरन की ना एक तो खासियत होती है, ज़रा सा टेम्परेचर इंक्रीज करने से ये सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोगों को हार्ड बनाने के लिए ना 0.05% कार्बन को ऐड करना होता है, तो ये क्या बन जाता है, हार्ड बन जाता है। अगर हमने आयरन के अंदर क्रोमियम और निकल को ऐड कर दिया, जो कि शायद आप लोगों को नहीं दिख रहा, मैं बता देता हूँ। अगर आयरन के अंदर हम लोगों ने क्रोमियम और निकल को ऐड कर दिया है तो हम लोग स्टेनलेस स्टील को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। आयरन के अंदर अगर क्रोमियम और निकल को ऐड कर दिया तो हम लोग स्टेनलेस स्टील को ऑब्टेन कर सकते हैं, जो कि बर्तन घर के अंदर यूज़ होते हैं। वो भी क्या होता है, आयरन ही होता है, उसके अंदर क्रोमियम और निकल को ऐड कर दिया जाता है। नेक्स्ट एक और तरीका, अगर कॉपर और जिंक को ऐड कर दिया जाए, मिक्स कर दिया जाए, तो हमारे पास एक नया सब्सटेंस बनता है जिसका नाम है ब्रास, ठीक है। ब्रास के भी कुछ छोटे छोटे बर्तन बनते हैं। अगर कॉपर और टिन का जो सिंबल होता है ना SN होता है, कॉपर और टिन को मिक्स कर दिया जाता है तो ब्रॉन्ज बनता है, जो कि कई बार जो ओलंपिक्स के अंदर जो अवार्ड्स होते हैं ब्रॉन्ज के मिलते हैं। अगर हम लोग लेड और टिन को ऐड कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, होमोजेनस मिक्सचर बना देते हैं, एलॉय कर देते हैं, तो हमारे पास एक नया एलॉय बनता है जिसका नाम होता है सोल्डर। आपने देखा होगा कई बार जो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होते हैं ना उसके अंदर जो है सोल्डरिंग की जाती है। सोल्डर की एक खास बात ये होती है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ना बहुत लो होता है, ज़रा सा इसको हीट मिलने पे ना ये मेल्ट हो जाता है, और जिससे कि इलेक्ट्रिकल वायर्स को, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को अटैच करने में, वायर्स को जो है चिपकाने में जो है ईजी हो जाता है, ठीक है। सोल्डर का ये काम है। एक बात आप लोग याद रखेंगे कि अगर हम लोग एलॉय कर रहे हैं और एलॉय करते हुए कोई एक मेटल आपने मरकरी ले लिया, चाहे दूसरा कोई भी मेटल आप कुछ भी लो, लेकिन एक मेटल अगर आपने मरकरी ले लिया है तो उस एलॉय का नाम अब अमेलगम बन जाएगा, ठीक है। इफ वन मेटल इज मरकरी दैट इज Hg, देन एलॉय इज नोन एज अमेलगम, ठीक है। लास्ट हम लोग देख रहे हैं कि एनोडाइजिंग क्या होता है। देखो एल्यूमिनियम भी जो है ना एक रिएक्टिव मेटल है, हवा में प्रेजेंट जो सब्सटेंसेज हैं उनसे रिएक्ट करके अपना जो अपीयरेंस है ना उसको ख़राब कर सकता है। तो एल्यूमिनियम के ऊपर जो है ना एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक थिक लेयर चढ़ाने का, थिक लेयर बना देने का एक तरीका है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनोडाइजिंग कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड ओवर एल्यूमिनियम प्रोडक्ट। इसमें होता क्या है, जो एल्यूमिनियम आर्टिकल है, जो प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जिसको आप कोरोजन फ्री बनाना चाहते हैं, उसको एनोड बना दिया जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस के पूरे प्रोसेस के अंदर एनोड में उसको चिपका दिया जाएगा। प्लस सॉल्यूशन में ना सल्फ्यूरिक एसिड ले लेते हैं, जो सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर से जो इलेक्ट्रिसिटी आप पास कराएंगे तो ऑक्सीजन निकलेगा वहाँ से, वो ऑक्सीजन ना एल्यूमिनियम के पास जाकर के चिपकता है और एल्यूमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड एक लेयर, थिक लेयर बना लेता है। ये हमारा तरीका है, ये हमारे कुछ तरीके हैं कुछ मेटल्स को कोरोजन से बचाने के लिए। इसी के साथ हमारा ना चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद है आपको चैप्टर जो है ना कंप्लीटली समझ में आया होगा। अगर कुछ पॉइंट इसमें से नहीं समझ में आया कुछ पार्ट, तो आप उस पार्ट को ना रिपीट करके देखना, आपको क्लियर हो जाएगा। और इस NCERT के अंदर जितने क्वेश्चंस दिए हुए इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं और जो है बैक एक्सरसाइज है, उन सबको जो है लाजमी बिल्कुल करना ही करना है, उसमें से क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। NCERT के अंदर कई बार ना कुछ बॉक्सेस के अंदर जो है इन्फॉर्मेशन लिखी हुई होती है। एक इन्फॉर्मेशन मुझे अभी याद आ रही है, जैसे एक्वा रीजिया होता है, दो तरीके के जो है एसिड्स का मिक्सचर होता है, तो उसको एक बार पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। एक्वा रीजिया रॉयल वाटर भी कहते हैं उसको, और एनोडाइजिंग भी उसके अंदर जो है बॉक्सेस के अंदर लिखा हुआ था। तो NCERT को एक बार आप देख लेंगे तो आपका जो है रिवीजन जो है बहुत ईजिली हो जाएगी। और बस बाकी क्वेश्चंस अगर आप लोगों से ना हो या कोई पॉइंट आपको ना समझ में आ रहा हो तो रिपीट करना, ना समझ में आए तो फिर भी मेरे से पूछ लेना।